Hello everyone, I am Poonam Borikar and welcome back to my YouTube channel. Today we are going to discuss the important question, important strategy of Science 1. जैसे अपन मैथ्स 1 के लिए पूरा देखे थे, अभी यहाँ पे साइंस 1 के एक चैप्टर्स के बारे में अपन पढ़ेंगे. तो फर्स्ट चैप्टर से अपन शुरू करते हैं, दैट इज द ग्रेविटेशन. प्लीज स्टूडेंट्स, बोर्ड एग्जाम में कौन किस टाइप से क्वेश्चन आएगा, किस टाइप से आपको लिखना पड़ेगा, वो सब यहाँ पे डिस्कस करने वाले. प्लीज आप एंड तक मेरे वीडियो के साथ बने रहिए. अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और बेल आइकन के पे क्लिक कीजिए ताकि आपको मेरे नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे. तो अब हम स्टार्ट करते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स. मैंने ये थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन, ये ग्रेविटेशनल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स, ये आई बटन पे क्लिक कीजिए. तो टॉपिक को डिटेल्स में पढ़ा है, फिर अभी और डिटेल्स में पढ़ेंगे अपन बाद में. सो प्लीज़ जो अभी 9th स्टैंडर्ड में, जो भी स्टूडेंट अभी 9th स्टैंडर्ड में है, अभी 10th में इंटर करने वाले हैं, सो अभी मैं पूरे चैप्टर्स के बारे में, पूरे चैप्टर्स का, साइंस 1 का पूरा चैप्टर्स, मैथ्स 1 का पूरा चैप्टर्स डिटेल में लेने वाली हूँ. सो अभी ये फिलहाल अभी जो 10th में है, अभी जिनकी 10th के एग्जाम शुरू है, इनके लिए मैं शॉर्ट्स ले रही हूँ. सो प्लीज़ आप देख सकते हैं, मैं बोल रही हूँ कि जो अभी 9th में भी अभी 10th की स्टडीज शुरू कर रहे, दे कैन ऑल्सो वॉच दिस वीडियो. ओके, सो अभी हम स्टार्ट करते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स. ग्रेविटेशनल फोर्स मतलब क्या होता है? इट इज वन ऑफ द फोर्स दैट इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ एंड द ऑब्जेक्ट फॉल्स ऑलवेज वर्टिकली डाउनवर्ड. ये ऐसा फोर्स है जो क्या कर रहा है, ऑब्जेक्ट को सेंटर की तरफ खींचेगा. बराबर है, जो ऑब्जेक्ट को हमेशा देखो, कोई भी ऑब्जेक्ट आप फेंकते हो तो वो नीचे ही आता है, बिकॉज द ऑब्जेक्ट ऑलवेज फॉल वर्टिकली डाउनवर्ड. और ऑब्जेक्ट जो डायरेक्ट होता है वो कहाँ पे डायरेक्ट है? टू द सेंटर ऑफ द अर्थ. तो सेंटर पे वो कैसा गिरेगा? वर्टिकली डाउनवर्ड गिरेगा. इतना आपको याद रखना है. इट इज वन ऑफ द फोर्स दैट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ एंड द ऑब्जेक्ट ऑलवेज फॉल्स वर्टिकली डाउनवर्ड. ये फोर्स, ये है आपका ग्रेविटेशन. अभी आएगा सेंट्रीपिटल फोर्स. सेंट्रीपिटल फोर्स मतलब ही वहां पे भी आप बोल सकते हो, इट इज द वन ऑफ द फोर्स दैट द ऑब्जेक्ट दैट इट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर. ओके, मतलब वो क्या करेगा? सेंट्रीपिटल फोर्स मतलब ही क्या होता है? एक फोर्स रहेगा जो क्या करेगा, पार्टिकल को सेंटर की तरफ तो डायरेक्ट करेगा, लेकिन इट मतलब वो फोर्स किस चीज के लिए यूज होगा कि ऑब्जेक्ट को सर्कुलर मोशन के लिए. मतलब अगर इफ द ऑब्जेक्ट इज परफॉर्मिंग द सर्कुलर मोशन, इफ द ऑब्जेक्ट इज परफॉर्मिंग द सर्कुलर मोशन, दैट इज सेंट्रीपिटल फोर्स अलाउज दिस ऑब्जेक्ट टू बी इन द सर्कुलर मोशन. मतलब वो ये सेंट्रीपिटल फोर्स क्या करेगा कि ये बोलेगा ऑब्जेक्ट को कि सेंटर की सर्कुलर मोशन करने के लिए मजबूर करेगा. ये ऐसा फोर्स होता है कि हर बार ऑब्जेक्ट को क्या कर रहा है, वो सेंटर की तरफ खींचेगा. ओके, सो ये ऐसा एक फोर्स है जो सेंट्रीपिटल, जो क्या करता है, डायरेक्टेड हमेशा कहाँ पे रहता है? टुवर्ड्स द सेंटर. एंड ड्यू टू दिस फोर्स द ऑब्जेक्ट विल परफॉर्म द सर्कुलर मोशन. ऑब्जेक्ट क्या करने वाला है? सर्कुलर मोशन परफॉर्म करने वाला है. तो इसके बाद अपन देखने वाले हैं. तो ये हो गया आपका ग्रेविटेशनल फोर्स एंड दिस इज द सेंट्रीपिटल फोर्स. और हमेशा याद रखो, मैंने इसका डेरिवेशन, सेंट्रीपिटल फोर्स का डेरिवेशन आपको मेरे एक वीडियो में बताई हूँ. सो आप वहाँ पे देख सकते हो. तो सेंट्रीपिटल जो फोर्स, इसका फॉर्मूला रहता है mv² अपॉन r. m is the mass of the object, v is the velocity and r is the distance between that two objects. Okay, so क्या रहेगा ये आपको, और आप बोल सकते हैं r is the radius, मतलब रेडियस. तो कैसे ये अगर सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, so this is the center and this will be the your r and the object, यहाँ पे ऑब्जेक्ट रहेगा, तो this is the mass. और ये ऑब्जेक्ट कौन से स्पीड से मूव हो रहा है, कौन से स्पीड से जा रहा है, दैट इज योर v, दैट इज द वेलोसिटी. सो आपको समझ रहा है f क्या है, मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला अगर पूछा जाता है. सो सेंट्रीपिटल फोर्स इज नथिंग बट Fc is mv² r. अभी आपको पता है फोर्स का फॉर्मूला, न्यूटन सेकंड लॉ. व्हाट इज फोर्स? टेल्स अस दैट इट इज द प्रोडक्ट ऑफ द मास एंड एक्सेलरेशन. इफ यू आर अप्लाइंग द फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट एंड द ऑब्जेक्ट विल कम इन द मोशन, मींस द ऑब्जेक्ट विल गेट एक्सेलरेट. आपको ये पता है, अगर आप कोई भी बॉडी पे फोर्स लगा रहे हो, उसका वो बॉडी का जो मास m है, और आप यू आर अप्लाइंग एनी फोर्स ऑन दैट ऑब्जेक्ट, सो व्हाट हैपेंस? द ऑब्जेक्ट विल कम इन मोशन, देन यू कैन से दैट ऑब्जेक्ट गेट एक्सेलरेटेड. ऑब्जेक्ट क्या हो रहा है? एक्सेलरेट हो रहा है. अभी आपको पता है कि फोर्स इज इक्वल टू m इंटू a है, मतलब F इज इक्वल टू m इंटू, आपने देखो Fc क्या है? m इंटू v² अपॉन r. मतलब ही मैं बोल सकती हूँ कि जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, दिस इज नथिंग बट द एक्सेलरेशन, सो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज व्हाट? v² अपॉन r.
सो आपको ये टर्मिनोलॉजी याद रखनी है। एक हो गया फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स, इसका फॉर्मूला याद रखो, सेंट्रीपिटल फोर्स Fc = mv²/r एंड यू नो द अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ F = m × s, सो a विल बी मतलब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन विल बी v²/r। इतना आपने याद रखे। अभी देखो नेक्स्ट क्या लिखना है हमको, केपलर्स लॉ। ओके, सो केपलर्स लॉ क्या है? केपलर्स ने एक लॉ दिया है, जो केपलर्स का एक लॉ है। देखो आपको पता है कि जो प्लैनेट्स होते हैं वो बोलते हैं कि सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो वो एकदम से परफेक्ट सर्कुलर मोशन नहीं होता है प्लैनेट का, वो होता है थोड़ा इलेक्ट्रिकल। वो क्या होता है? थोड़ा इलेक्ट्रिकल होता है। मतलब अभी इलिप्स बोलने के आप जब सर्कल की बात करते हो तो आपके पास एक सेंटर रहता है, बट इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द इलेक्ट्रिकल शेप, यू आर टॉकिंग अबाउट द इलेक्ट्रिकल शेप, दैट देयर विल बी द टू फोकस, दो फोकस रहेंगे। मतलब दो फोकस, प्लूरल फॉर्म ऑफ द फोकस इज कॉल्ड एज द फोकस। उसको क्या बोलते हैं? फोकस 1 एंड फोकस 2, ये दो फोकस रहेंगे। सो टेक सन एट एनी वन ऑफ द फोकस, एक कोई भी फोकस पे एक सन को लेना। अगर मैं सन को यहाँ पे कंसिडर कर लूँ कि ये फोकस पॉइंट पे, ये फोकल पॉइंट पे मेरा सन है, तो यहाँ पे प्लैनेट है समझो। सो दिस प्लैनेट विल परफॉर्म द विच मोशन? इलिप्टिकल मोशन। ये फर्स्ट लॉ होता है। फर्स्ट लॉ केपलर्स का फर्स्ट लॉ क्या है? लॉ ऑफ ऑर्बिट। देखो केपलर्स के फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ और थर्ड लॉ को कुछ एक स्पेशल नाम है, तो ये याद रखो। फर्स्ट लॉ इज कॉल्ड एज द लॉ ऑफ ऑर्बिट, सेकंड लॉ इज कॉल्ड एज द लॉ ऑफ एरियाज, सेकंड लॉ इज कॉल्ड एज द लॉ ऑफ एरियाज एंड थर्ड लॉ इज कॉल्ड एज द लॉ ऑफ द पीरियड। ओके, तो ये याद रखो। तो फर्स्ट लॉ ऑर्बिट, ऑर्बिट है मतलब वो कैसा ऑर्बिटिंग करता है? इलिप्टिकल शेप में ऑर्बिटिंग करता है। मतलब जब भी कोई प्लैनेट रिवॉल्व हो रहा है अराउंड द सन, देन इट विल परफॉर्म द इलिप्टिकल शेप। द इलिप्टिकल शेप में वो क्या करेगा? मूव होने वाला है। ये आपका फर्स्ट लॉ है। नाउ व्हाट द सेकंड लॉ टेल्स अस? केपलर्स का सेकंड लॉ क्या बोलता है? अभी देखो यहाँ पे सन है, यहाँ पे एक प्लैनेट है। ओके, अभी प्लैनेट ने क्या किया? यहाँ से 1 मंथ में, सी हियर, 1 मंथ में ये पॉइंट से ये पॉइंट पे चला गया। 1 मंथ में मतलब कितना एरिया उसने कवर किया? इतना एरिया कवर किया। फिर उसके बाद समझो प्लैनेट फिर ये पॉइंट पे आ गया था, फिर और 1 मंथ में उसने क्या किया? इतना एरिया कवर किया। मतलब ये समझो मेरा एरिया 1 हो गया एंड दिस इज एरिया 2। यू अंडरस्टैंडिंग? क्या बोल रही हूँ? पहले प्लैनेट ये ए पोजीशन पे था, 1 मंथ के बाद वो बी पोजीशन पे आ गया और एरिया कितना कवर किया? ये लेती हूँ मैं एस। ओके, ये एस, तो एरिया कितना किया? ए एस बी, इतना एरिया उसने कवर किया। आफ्टर दैट क्या होता है? सन समझो ये सी पॉइंट पे था, लेकिन और 1 मंथ का ही समय लिया, 1 मंथ का ही समय लिया और क्या कर रहा है वो? फिर वो पॉइंट डी पे आ गया। एरिया कितना हो गया? ये A2, मतलब ये एरिया A1 और एरिया A2। तो ये सेकेंड लॉ केपलर्स का क्या बोलता है कि लाइन जॉइनिंग द सन एंड द प्लैनेट, लाइन जॉइनिंग द सन एंड द प्लैनेट स्वीप्स इक्वल एरिया इन अ इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब वो क्या करेगा? इक्वल एरिया कवर करेगा, मतलब A1 और A2 इक्वल रहेगा, लेकिन कब? इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब उनका टाइम पीरियड जो रहेगा वो सेम रहना चाहिए। मतलब मैंने अभी बताई कि 1 मंथ में वो इतना एरिया कवर कर रहा था। दूसरा भी पॉइंट आया, सी पे पॉइंट था, सी पे था आपका प्लैनेट और उसने क्या किया? 1 मंथ में वो पोजीशन डी पे आ गया। मतलब ए एस बी एंड सी एस डी, ये दोनों का भी एरिया इक्वल रहेगा, because second law tells us that the line joining the sun, this is the sun, line joining the sun and the planet, the sun and the planet sweeps equal area, मतलब sweeps करना मतलब कवर करता है, इक्वल एरिया कवर करता है इन इक्वल पीरियड ऑफ टाइम। इसलिए मैंने पीरियड दोनों का भी 1 मंथ दिया। तो इसलिए ये सेकंड लॉ को क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ एरियाज। समझ रहे आपको? फर्स्ट लॉ इज द लॉ ऑफ ऑर्बिट, सेकंड लॉ इज द लॉ ऑफ द एरियाज। नाउ वी विल टॉक अबाउट द थर्ड लॉ दैट इज आल्सो कॉल्ड एज द लॉ ऑफ पीरियड, लॉ ऑफ पीरियड। याद रखो। तो सेकंड जो थर्ड लॉ क्या बोलता है? द टाइम पीरियड, the time period, the square of the time period, the square of the time period is directly proportional to the mean cube of the mean distance, cube of the mean distance। हमें mean distance क्यों लेते हैं? देखो
मैंने अभी बताई, जब भी क्या होता है ऑर्बिटिंग होता है वो कौन से शेप में होता है, इलेप्टिकल शेप में होता है। अगर सर्कुलर शेप में हो रहा है तो हमेशा डिस्टेंस क्या रहने वाला है, सेम, बिकॉज रेडियस हमेशा सेम रहेगा। लेकिन इलेप्टिकल शेप में रहेगा तो यहाँ पे कम डिस्टेंस, यहाँ पे ज्यादा डिस्टेंस, यहाँ पे ज्यादा, यहाँ पे थोड़ा कम होते जा रहा है, ऐसा करके ये पूरे डिस्टेंस का हम क्या लेते हैं, मीन लेते हैं। उसका क्यों, इसलिए मीन लेना मतलब ही क्या होता है, एवरेज लेना। मीन तो पता है आपको, मीन लेना मतलब ये क्या होता है, एवरेज लेना। तो क्या होता है, इनके क्यूब का मीन लेते हैं तो क्या होता है, जो पीरियड होता है, टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द मीन डिस्टेंस, ओके, बिटवीन द प्लैनेट एंड द सन। मतलब इनके बीच में जो डिस्टेंस होता है वो डिस्टेंस का मीन लेते हैं और उसका क्यूब करने के बाद, मतलब ये उसका लॉ है कि ये टाइम पीरियड उसको क्या, उसके स्क्वायर के टाइम पीरियड को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, दिस इज द साइन ऑफ द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आर क्यूब। अभी देखो, आप इनको जब भी केपलर्स लॉ का क्वेश्चन आता है वो मोस्टली 3 मार्क्स के लिए आएगा, तो आपको फर्स्ट लॉ लिख दिए, सेकंड लॉ भी लिख दिए, थर्ड लॉ भी लिख दिए। तो आप हमेशा याद रखना कैसे टाइप से इसका आंसर लिखना। देखो मैं बता रही हूँ आपको, राइट, स्टेट द केपलर्स लॉ इन डिटेल, ओके। अब सबसे पहले आपको फर्स्ट लॉ लिखोगे, फर्स्ट लॉ में लिखना लॉ ऑफ ऑर्बिट, राइट हियर प्रॉपर लॉ ऑफ ऑर्बिट लिखोगे। सेकेंड लॉ लिखोगे आप लॉ ऑफ एरियाज लिखोगे, फिर थर्ड लॉ लिखोगे लॉ ऑफ टाइम पीरियड या फिर पीरियड लिख सकते हो, ओके। अभी देखो, इसके बाद यहाँ पे आपको डायग्राम भी ड्रॉ करनी पड़ेगी। और थर्ड लॉ में आपको क्या पता चलता है, थर्ड लॉ क्या इंडिकेट करता है कि टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आर क्यूब। अभी इसके बाद आपको सॉल्व करना है यहाँ पे कि देखो, हमेशा आपको याद है क्या, जब भी आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी की कुछ भी साइन, जब आप क्या करते हो उसको हटाना चाहते हो साइन को, तो एक कांस्टेंट लेते हैं, इज इक्वल टू के साथ एक कांस्टेंट लेना पड़ता है। तो अभी देखो, जैसे मैंने डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी की साइन हटा दी तो क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर इज इक्वल टू k into r cube, and your k is nothing but the t square upon r cube, and this is your k plus थर्ड लॉ। मतलब आपको इतना पूरा एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है t स्क्वायर अपॉन r क्यूब करके। सो ये हो गया आपका k प्लस लॉ, ओके। मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया, सेंट्रीफ्यूगल और के प्लस लॉ। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, प्लीज अच्छे से करो। पूरे लॉस, तीनों की लॉस कितना ब्रैकेट में, लॉ ऑफ ऑर्बिट, लॉ ऑफ एरिया, लॉ ऑफ टाइम पीरियड, ये आपको लिखना है और साथ में डायग्राम बनाना है। और ये लास्ट लॉ जो है बोलता है कि टाइम पीरियड, स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द मीन डिस्टेंस बिटवीन द प्लैनेट एंड द सन। सो यू हैव टू राइट इट। ये सब लिखना है, ये भी लिखना है आपको। प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटा के आपने क्या किया है, इज इक्वल टू के कांस्टेंट किया, सो के इज इक्वल टू टी स्क्वायर अपॉन आर क्यूब। नाउ सी द न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या बोलता है कि ग्रेविटेशनल जो फोर्स होता है, अभी देखो आप अर्थ पे खड़े हो तो आपके बीच में और कोई दूसरे ऑब्जेक्ट के बीच में एक फोर्स है, ओके। देयर इज द फोर्स बिटवीन यू एंड एनी अदर ऑब्जेक्ट। कोई भी ऑब्जेक्ट की दो बात की करो, ये पेन और ये मार्कर और ये बीच में कुछ फोर्स है, ओके। सो क्या होता है, सो व्हाट द न्यूटन्स टेल अस दैट, सो दैट फोर्स कोई एक फोर्स है तो वो क्या है, डायरेक्टली किसको प्रोपोर्शनल है, द प्रोडक्ट ऑफ द मासेस। मतलब मैं अभी बता रही हूँ कि अगर कोई भी दो ऑब्जेक्ट की आप बात कर रहे हो तो वो दो ऑब्जेक्ट में क्या है, वो उसमें कुछ फोर्स एक्ट हो रहा है, तो वही फोर्स क्या होता है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मासेस। मतलब वो दो ऑब्जेक्ट के प्रोडक्ट, वो ऑब्जेक्ट के मासेस के प्रोडक्ट को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा, एंड द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा। देखो, वो प्रोडक्ट मासेस के प्रोडक्ट को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल दिखाना है, मतलब 1 अपॉन दिखाना पड़ता है, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द। मतलब जो स्क्वायर है, जैसे अभी आपको ये लॉ आया है, स्टेट न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, अगर ये आया तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे पहले सेंटेंस लिखना पड़ता है। न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन स्टेट्स that there is a force acting between any two object on the universe में कोई भी दो ऑब्जेक्ट है उसमें क्या हो रहा है, कोई तो भी फोर्स एक्ट हो रहा है। सो दैट फोर्स
force is directly proportional to the product of the masses, that force is C, product of the masses and inversely proportional to the square of the distance between them। आपको यहाँ पे डायग्राम निकालनी पड़ेगी। देखो मैं इसका भी और डिटेल में बता रही हूँ। ये आपने ये सेंटेंस के फॉर्म में ये मैंने उसका ये वो सेंटेंस को ही मैंने क्या किया, फॉर्मुलेट किया, मैथमेटिकल फॉर्म में लिखा, उसको फॉर्मुलेट की। तो अभी देखो उसकी डायग्राम कैसे निकालोगे। ये दो ऑब्जेक्ट है, ये समझो एक ऑब्जेक्ट है और ये एक ऑब्जेक्ट है। Okay, this is the object 1 having the mass m1, this is the object 2 having the mass m2, and what they are saying, the force is directly proportional to the product of the masses, the product directly इन दोनों के masses के product को directly proportional as square of the distance। इन दोनों का जो distance है r, इनके square को inversely proportional है। तो कैसे सॉल्व, मतलब इन शॉर्ट कैसे बन रहा है देखो। ये अभी इन दोनों को ये समझो, मैं इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 मैथमेटिकल फॉर्मुलेट किया। अभी इन दोनों को मैं क्या करूँगी, कंबाइन करूँगी। कंबाइनिंग 1 and 2 अगर मैं करूँगी तो क्या मिलता है, द फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। अभी बताई मैंने, अगर दिस यू हैव टू रिमूव दिस प्रोपोर्शनलिटी साइन। अभी आपको यहाँ से ये प्रोपोर्शनलिटी साइन को रिमूव करना है, सो क्या करना पड़ता है, इज इक्वल टू और के कांस्टेंट एक रखना पड़ता है। सो मैं क्या कर देती हूँ अभी यहाँ पे, समझो यहाँ पे लिखती हूँ F इज इक्वल टू K, सॉरी डोंट टेक हियर K, हियर टेक द G, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोलते हैं इसको G को, G इंटू m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। ये भी एक कांस्टेंट ही है, देखो यहाँ पे मैंने K कांस्टेंट ली और यहाँ पे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट लेना पड़ता है, दैट इज अ G, एंड द वैल्यू ऑफ G इज 6.67 into 10 to the power -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। आप याद रखो ये यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको यूनिट नहीं याद आता है इसका, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर, देखो मैं बताती हूँ आपको कि आप कैसे याद रखना है। मैं इतना तो समझा आपको कि क्या आ गया, F इज इक्वल टू G, मतलब आपने क्या कर दिए, ये दोनों को भी, मतलब न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ क्या बोलता है कि फोर्स इज, एक यूनिवर्स में दो ऑब्जेक्ट के बीच में कोई फोर्स एंड दैट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, जो यहाँ पे हमने दिखा दिया। फिर उसके बाद आपने क्या किया, प्रोपोर्शनलिटी को साइन को हटा दिए और यहाँ पे लिखे F इज इक्वल टू G इंटू m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। अभी इसके बाद देखो मैं क्या बोल रही हूँ, G की वैल्यू आपको याद रखना है और G का यूनिट भी याद रखना। तो कैसे, यहाँ से G को अलोन करो, मतलब G की वैल्यू निकालो। अगर मैं G की वैल्यू यहाँ से निकालूंगी तो क्या होता है, देखो यहाँ पे सॉल्व कर रही हूँ, देखो अगर मैं यहाँ से G की वैल्यू निकालूंगी तो G को अलोन रखना पड़ेगा, मतलब मुझे ये सब टर्म्स को इधर भेजना पड़ेगा। अभी ये r स्क्वायर यहाँ पे डिनोमिनेटर में, तो उधर जाने के बाद F इंटू r स्क्वायर अपॉन ये यहाँ G के मल्टीप्लिकेशन में है, इधर जाने के बाद वो आ जाएगा डिनोमिनेटर में, ओके, मतलब डिवीजन में आ जाएगा। अभी आपको इतना तो पता होगा, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स, दैट इज न्यूटन। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ डिस्टेंस, r is the radius, radius is nothing but one of the distance, so what is the SI unit of radius, that is the meter, so Newton meter r square, so meter square, and you know again the SI unit of the mass is nothing but kg, so kg into kg, so what you are getting, Newton meter square upon kg square। देखो ये आ गया न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। सो अगर आपको कोई यूनिट्स नहीं याद आते हैं, आपको फॉर्मूला पता है एंड यू नो द एसआई यूनिट, देन यू कैन फॉर्मुलेट दिस यूनिट, आप फॉर्मुलेट कर सकते हो यूनिट्स को। सो ये याद रखो आपको, ये यहाँ से क्या क्या याद रखना है, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल का आपको स्टेटमेंट याद रखना है, कैसे इसको आप प्रूव कर रहे हो। ये प्रूव करने के बाद यहाँ पे G इज नथिंग बट द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, वो आपका ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ये कैपिटल G की आपने वैल्यू कर दी है यहाँ पे, और यहाँ से एक यूनिट भी याद रखो और G की वैल्यू भी याद रखो, 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11, साथ में यूनिट याद रखो, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर हो गया। ये आपका था न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ। फिर हमें आपको ही इनवर्स स्क्वायर लॉ, बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है। इनवर्स स्क्वायर लॉ में क्या हुआ है, केप्लर्स की थोड़ी हेल्प हुई है इसको, न्यूटन को इनवर्स स्क्वायर लॉ डिराइव करने के लिए। सो आपका डेरिवेशन, मैं पूरा यहाँ पे डेरिवेशन तो नहीं दूंगी बिकॉज वी आर शॉर्ट में जा रहे हैं, तो आप ये डेरिवेशन करना है बस। लास्ट में प्रूफ क्या होना चाहिए आपका इनवर्स स्क्वायर लॉ में कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स, और ये आपका प्रूफ लास्ट में। अभी मैं थोड़ा सा बता के देती हूँ कहाँ से स्टार्ट करना है आपको मैंने अभी बता दिया आपको।
सेंटीमीटर फोर्स का आपको फॉर्मूला पता है, क्योंकि अभी जब भी आप क्या करते हो आपको पता है कि जब आप मतलब सेंटीमीटर फोर्स का फॉर्मूला आपका क्या था, एफ सी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर। ओके, ये आपका एफ सी था। सो अभी आपने क्या लिया, वेलोसिटी। अभी वेलोसिटी इज नथिंग बट द स्पीड। अभी आपको स्पीड का भी फॉर्मूला पता है, मतलब अभी आपको इलेक्ट्रिकल में होता है, लेकिन जब आप कंसिडरेशन करते हो तो हमेशा आप क्या कंसिडर करते हो कि जो आपका अर्थ रिवॉल्व हो रहा है अराउंड द सन, इट इज द सर्कुलर ऑर्बिट। सर्कुलर ऑर्बिट में ही आप कंसिडर करते हो। इसलिए क्या करना है, आपको पता है कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है करके, मतलब ये v इज इक्वल टू, मैंने अभी बताया कि स्पीड और वेलोसिटी में डिफरेंस नहीं है। मैंने आपको ये मेरे एक वीडियो में बताई हूँ, आई बटन पे क्लिक कीजिए, आपको वीडियो का डिटेल्स मिल जाएगा। सो स्पीड इज नथिंग बट द वेलोसिटी, बट वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी विच डिपेंड्स ऑन डायरेक्शन एज वेल एज द मैग्नीट्यूड, एंड स्पीड इज द स्केलर क्वांटिटी। सो आप स्पीड लो या वेलोसिटी लो, दोनों भी लो तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, बट ये याद रखना कि सिर्फ उसका डिफरेंस किसमें है, सिर्फ वो डायरेक्शन में। सो वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट आएगा। अभी स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम लेते हैं, डिस्टेंस ऑल्सो स्केलर एंड स्पीड ऑल्सो स्केलर, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम लेते हैं। इतना पता है। अभी डिस्प्लेसमेंट देखो, डिस्प्लेसमेंट जब आप यहाँ पे v की वैल्यू आपको यहाँ पे पुट करनी पड़ेगी, तो आप कैसे कौन सी वैल्यू पुट करोगे। आपको पता है सर्कल का व्हाट इज द लेंथ ऑफ द सर्कल, लेंथ ऑफ द सर्कल इज नथिंग बट द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, एंड यू नो द फॉर्मूला ऑफ सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, इट इज 2 पाई r। वो क्या है, 2 पाई r अपॉन t। और ये वाली जो वैल्यू है v की, v इज इक्वल टू 2 पाई r अपॉन t, ये यहाँ पे पुट करो, ये v के, और उसका स्क्वायर लेके आपको फॉर्मुलेट करना पड़ेगा। मतलब ये आपका जो f है, जो आपने लिया है, आपका f इज इक्वल टू, मतलब मैंने बताया ना सेंट्रीफ्यूगल फोर्स किससे दिया जाता है, f इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर से। तो यहाँ पे ये वैल्यू आपको पुट अप करनी है। उसके बाद फर्दरली आपको क्या करना है, केप्लर्स लॉ, कौन सा केप्लर्स लॉ का, k इज इक्वल टू टी स्क्वायर अपॉन आर क्यूब, इसका यूज होने वाला है यहाँ पे। सो ये यूज करके आपको ये शो करना है कि f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर। इसको मतलब बाकी के भी जो वैल्यूज आएंगे वो कांस्टेंट के रूप में रहेगा, और जो बचा है बस 1 अपॉन आर स्क्वायर बचेगा। सो आपका जो फोर्स रहेगा वो बस डिस्टेंस को, उसके स्क्वायर के, दो ऑब्जेक्ट के स्क्वायर के डिस्टेंस को ही प्रोपोर्शनल रहने वाला है ये। और ये इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन में, ये भी आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकता है। सो कहाँ से स्टार्ट करना है, ये फॉर्मूले से आपको स्टार्ट करना है। वी नो दैट द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज गिवन बाय एफ सी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर, and the velocity of the object is nothing but the rate of change of the displacement। okay, rate of change मतलब rate लिख रहे मतलब बीच में डिनोमिनेटर में टाइम आता है, rate of change of the displacement। so अभी आपने क्या किया, we know the object displaced the length of the circle, that is nothing but the circumference of the circle, and it is 2 pi r। कितना रहेगा आपका, 2 pi r रहेगा, इसलिए v is equal to 2 pi r अपॉन t लिए, और ये वैल्यू यहाँ पे आपने पुट कर दो, फिर बाकी का, और बीच में ये आपको ये वाला एक लॉ यूज करना पड़ेगा, केप्लर्स लॉ, केप्लर्स थर्ड लॉ, वो यूज करना पड़ेगा। मतलब इसका मीनिंग ये होता है कि केप्लर्स हेल्प द न्यूटन्स टू शो इनवर्स स्क्वायर लॉ, मतलब टू फॉर्मुलेट द इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉर्मुलेट करने के लिए केप्लर्स ने न्यूटन को हेल्प किया था, मतलब ये फॉर्मूला का हेल्प लिया था न्यूटन ने केप्लर्स के। सो ये क्वेश्चंस भी इम्पॉर्टेंट हो सकता है। इनवर्स स्क्वायर लॉ आ सकता है आपको कि डिराइव इनवर्स स्क्वायर लॉ, डिराइव द इनवर्स स्क्वायर लॉ, तो ये यहाँ से शुरू करना फॉर्मूला ये वाला, फिर उसके बाद ये फॉर्मूला एप्लीकेबल करना, और थर्ड में ये वाला, और लास्ट में सब कांस्टेंट आता है, आई थिंक 4 पाई स्क्वायर टी स्क्वायर, ये सब कांस्टेंट आता है, और बचता ओनली आपके पास है कि नीचे आर स्क्वायर बचता है। सो आप फिर डायरेक्टली शो करते हो कि एफ इज डायरेक्ट 1 अपॉन आर स्क्वायर से। सो अभी यहाँ पे मैं पूरा फॉर्मुलेट करके नहीं दिखा रही हूँ, आपको बता रही हूँ इतना कि अभी आप अपने को पूरा शॉर्ट में डिस्कस करना है, इसलिए मैंने इतना बता दिया, लेकिन ये फॉर्मूलेज वहाँ पे आपके यूज होने वाले हैं। ओके, अब यहाँ से अभी यहाँ पे अपन देखेंगे जी, वैल्यू ऑफ जी, वेरिएशन इन वैल्यू। अब ये हो गया, यहाँ तक समझ गया आपको केप्लर्स लॉ, न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ, बहुत इंपॉर्टेंट है दिस लॉ एंड दिस क्वेश्चन आल्सो। नाउ वेरिएशन इन वैल्यू ऑफ जी, गिव रीजन में आ सकता है इसके क्वेश्चंस, गिव रीजन में इसके क्वेश्चंस वेरिएशन इन वैल्यू ऑफ जी में, या फिर कभी कभी आता है एक्सपेंस वेरिएशंस इन वैल्यू ऑफ जी। तो वेरिएशंस का कैसे हो रहा है, सरफेस पे वेरिएशन होता है,
value of g changes along the surface, it change with respect to height, it also change with respect to depth. देखो अभी surface, height और depth. हाइट मतलब भी आप एल्टीट्यूड ले सकते हो, ओके, उसको एल्टीट्यूड बोल सकते हैं. अभी बताई मैंने क्या होता है जो अर्थ हो रहा है वो कौन से ऑर्बिट में घूम रहा है, इलिप्टिकल ऑर्बिट में. सी स्मॉल जी को क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. और ये फॉर्मूला कैसा आया है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का, ये भी बता दो. कभी कभी आता है क्यू डेरिवेशन की जी का, तो ये शॉर्ट में है तो मैं बता देती हूँ. देखो आपको पता है अकॉर्डिंग टू न्यूटन स्क्वायर लॉ F इज इक्वल टू m इंटू ए होता है, m इंटू ए होता है. और आपको पता है कि आपने फॉर्मूला निकाला है, क्या निकाला था आपने यहाँ पे फॉर्मूला कि F इज इक्वल टू यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से आपका फॉर्मूला आया था F इज इक्वल टू जी कैपिटल M स्मॉल m अपॉन आर स्क्वायर. ये आया था आपका फॉर्मूला. अभी ये एक्सेलरेशन को मैं ऐसा लिख सकती हूँ, इट इज नथिंग बट द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लिख सकती हूँ, ए की जगह जी लिख सकती हूँ. अभी देखो ये भी एफ है, ये भी एफ है, इन दोनों को इक्वेट कर सकती हूँ. इक्वेट करूँगी तो क्या होता है m इंटू जी इज इक्वल टू जी इंटू कैपिटल M स्मॉल m अपॉन आर स्क्वायर. जहाँ से m और m कैंसिल हो जाएगा और बचेगा क्या, आपका फॉर्मूला क्या रहा है स्मॉल जी. स्मॉल जी इज नथिंग बट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. वो क्या है, एक्सेलरेशन है, वैल्यू क्या आ गई जी m अपॉन आर स्क्वायर. अभी अर्थ की बात कर रहे हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द अर्थ, तो आपको रेडियस लेना पड़ेगा अर्थ का, इसलिए कैपिटल आर स्क्वायर लिखते हो आप. यहाँ पे अगर अर्थ की बात कर रहे हो तो यहाँ पे आ जाएगा कैपिटल आर स्क्वायर. अगर दो ऑब्जेक्ट के बीच में आप कर रहे हो तो स्मॉल आर स्क्वायर. कैपिटल अर्थ के लिए आप हमेशा दूसरा लेते हो, कैपिटल अर्थ की आर की वैल्यू याद रखो 6.4 इंटू 10⁻⁶. इतना समझ में आ रहा है आपको, इतना समझ गया. अभी देखो सरफेस से जी कैसा चेंज हो रहा है, हाइट पे कैसा चेंज हो रहा है, डेप्थ पे कैसा चेंज हो रहा है, ये देखने वाले हैं. तब ये जी की वैल्यू आपको समझ गई कैसे है, जी एम अपॉन आर स्क्वायर, ये कैसा आ गया. तो अभी देखते हैं यहाँ पे स्मॉल जी कैसा वेरिएशन दिखा रहा है. अभी देखो आप, मैंने अभी बताई जब भी क्या होता है अर्थ सर्कुलर में नहीं कंसिडर कर रहे हैं अपन, अर्थ कैसे घूम रहा है, इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूम रहा है. ओके, अभी जब भी अर्थ क्या होता है इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूम रहा है, इसको आप क्या बोलते हो, इसको क्या बोलते हो पता है आपको, दिस इज द पोल्स. ये क्या है पोल्स और ये क्या है इक्वेटर, बराबर है. और ये आपका समझो सेंटर ले लिया है. मोस्टली इलेक्ट्रॉन्स को सेंटर तो नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे देखो सेंटर ले लिया है. मैं सेंटर नहीं कंसिडर करती, इसमें आप फोकस कंसिडर करते. जो दो होते हैं इससे आप उसको क्या बोलते हैं, फोका बोलते हैं. तो अभी देखो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस देखो, बराबर है. ये डिस्टेंस क्या है आपका, यहाँ पे ये समझो आर की वैल्यू, यहाँ पे आर देखो, यहाँ पे आर देखो कम है और यहाँ पे आर ज्यादा है. ओके, और जी का फॉर्मूला क्या है, जी इज इक्वल टू जी एम कैपिटल जी एम अपॉन आर स्क्वायर. यहाँ से आपको पता चल रहा है कि जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स. ऑब्जेक्ट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल. इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब क्या होता है, अगर एक ऑब्जेक्ट मतलब अभी ये बढ़ रहा है तो दूसरा कम होने वाला है. डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है होना मतलब एक बढ़ता है तो दूसरा भी बढ़ने वाला है, ये याद रखना. ओके, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट मतलब ये इसके डिस्टेंस को क्या है इनवर्स प्रोपोर्शनल. मतलब अगर डिस्टेंस आर बढ़ेगा तो जी कम होगा, आर कम होगा तो जी बढ़ने वाला है, ये रहने वाला है क्यों इनवर्स प्रोपोर्शनल है. तो अभी देखो पोल्स पे डिस्टेंस कम है, जब डिस्टेंस कम है तो जी बढ़ेगा, मतलब आपका जी की वैल्यू यहाँ पे ज्यादा रहेगी एज कम्पेयर टू इक्वेटर, क्योंकि इक्वेटर का डिस्टेंस देखो ज्यादा है. इसलिए क्योंकि अपने बोला है जी क्या है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. इनवर्सली प्रोपोर्शनल होने की वजह से क्या होता है, डिस्टेंस ज्यादा है इसलिए जी की वैल्यू कम रहेगी. इक्वेटर पे यहाँ पे पोल्स पे देखो आर का डिस्टेंस कम है इसलिए क्या हो रहा है, जी का क्या है वहाँ पे ज्यादा है. मतलब ये आप सरफेस में लिख सकते हो, ये आप बता सकते हो कि इक्वेटर क्या हो रहा है, यहाँ पे बल्ज हो रहा है मतलब फुल रहा है, और यहाँ पे पोल्स पे क्या हो रहा है वो फ्लैटन हो रहा है. तो फ्लैटन हो रहा है इसलिए क्या हो रहा है, रेडियस कम है, यहाँ पे बल्ज हो रहा है इसलिए आर ज्यादा है. ड्यू टू आर इज ग्रेटर the acceleration due to gravity decreases because acceleration due to gravity is inversely proportional to the square of the distance between the two objects. वो दो ऑब्जेक्ट्स के डिस्टेंस को इनवर्स प्रोपोर्शनल है इसलिए. और पोल्स पे क्या हो रहा है आपका जी बढ़ने वाला है because the radius gets decreases and you know that the g is inversely proportional to the radius कम होने की वजह से जी बढ़ने वाला है. मतलब पोल्स पे आपका जी क्या होता है, ग्रेटर होता है एज कम्पेयर टू इक्वेटर. इतना समझा. और ये आपको लिखना है पूरा सरफेस.
ओके, अभी हाइट की बात करते हैं। देखो सरफेस में आपने पोल और इक्वेटर का डिस्क्रिप्शन आपको लिखना पड़ेगा। सरफेस का कोई भी आपको क्वेश्चन आ रहा है यहाँ पे पोल के बारे में और एंड इक्वेटर के बारे में एक्सप्लेन करना पड़ेगा। पोल पे क्या होता है, जी बढ़ता है और इक्वेटर पे जी क्या होता है, कम होता है। ठीक है, अब इसके बाद हाइट की बात करते हैं। देखो अभी हाइट की बात करेंगे तो क्या होने वाला है, और याद रखो यहाँ पे भी क्या हो रहा है कि जैसे जैसे आपका क्या हो रहा है, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट दूर दूर जाते रहेगा डिस्टेंस बढ़ते रहेगा। देखो ये आपका इतना डिस्टेंस आपका आर था, अभी क्या हो रहा है आर प्लस एच, हाइट मतलब आर प्लस एच हो जाएगा। मतलब यहाँ पे जो जी का फॉर्मूला था वो क्या बनने वाला है, जी एम अपॉन कैपिटल आर प्लस एच होल स्क्वायर। ये हाइट के लिए क्या बनने वाला है, आर प्लस एच होल स्क्वायर। तो यहाँ पे भी आपको ये कंसेप्ट आने वाला है, जैसे जैसे आप ऑब्जेक्ट ऊपर जाते जाएगा जी की वैल्यू क्या होने वाली है, कम होते जाएगी, क्योंकि डिस्टेंस बढ़ रहा है। क्योंकि ये डिस्टेंस बढ़ रहा है और आप देखो डिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जी, इसलिए क्या होने वाला है, जैसे एज द ऑब्जेक्ट विल गो टू द हाइट, as the object will go to the height, the value of the g will get decreases because the g is inversely proportional to the distance. Inversely proportional distance को इसलिए जैसे जैसे आपकी हाइट बढ़ने वाली है g क्या होने वाला है, डिक्रीज होने वाला है, because g is inversely proportional to the square of the distance. ऐसा आप देख सकते हो। हो गया ये भी। अभी मेन क्वेश्चन है डेप्थ। अभी डेप्थ का एक क्वेश्चन यहाँ से बहुत अच्छा क्वेश्चन जनरेट होता है, व्हाई द वैल्यू ऑफ जी इज जीरो एट द सेंटर ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन या फिर वेरिएशंस इन जी। मतलब डेप्थ का आप अगर आपको व्हाई द वैल्यू ऑफ जी इज जीरो एट द सेंटर ऑफ द अर्थ ये क्वेश्चन आता है तो आप पूरा एक्सप्लेनेशन डेप्थ का दे सकते हो। ये दो नहीं, डेप्थ का देना है आपको, क्योंकि सेंटर मतलब आप क्या कर रहे हो, होल कर करके आप नीचे जा रहे हो, ऐसा ही होता है ना। डेप्थ मतलब आप होल करते जा रहे हो नीचे जा रहे हो, दैट इज नथिंग बट डेप्थ। अभी ये मेरा अर्थ है और ये समझो आप ऐसा है, ये इतना डेप्थ, दिस इज द डी, तो अंदर जा रहा है मतलब आप कुछ गड्ढा कर रहे हो और अंदर जा रहे हो तो उसको आप डेप्थ बोलते हो। सो अभी डेप्थ पे क्या होता है, देखो अभी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जी इज इक्वल टू जी एम अपॉन, अभी यहाँ पे आर, आर मतलब भी देखो अभी क्या होता है, आर स्क्वायर लिखती है। अभी जैसे पहले ऑब्जेक्ट यहाँ पे था, अर्थ पे था, मतलब कोई पर्सन अर्थ पे था, उसने क्या किया, होल किया और यहाँ पे आ गया वो, तो क्या होता है, अर्थ क्या कर रहा है, इक्वली पुल कर रहा है। ओके, जो इक्वली पुल करने की वजह से क्या हो रहा है, जो मास है वो क्या हो रहा है, आपका कम हो रहा है। मतलब अभी जो इतना कंसिडरेशन में था जो मास, अभी वो ऑब्जेक्ट इधर होने की वजह से मास इतना ही कंसिडर होते जा रहा है। तब जैसे जैसे आपका आर डिक्रीज हो रहा है, आप बोलोगे कि आर डिक्रीज हो रहा है ना, वहाँ पे आर डिक्रीज हो रहा है तो जी बढ़ना चाहिए, लेकिन नहीं, आर डिक्रीज हो रहा है लेकिन मास भी कम होते जा रहा है। मास भी उसके साथ साथ क्या हो रहा है, मास भी कम होते जा रहा है। जैसा क्योंकि अर्थ क्या हो रहा है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हुई तरह, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होने की वजह से जैसा वो ये पॉइंट पे आ रहा है तो अर्थ का मास इतना ही रहेगा, ये ऊपर वाला मास कंसिडरेशन में नहीं आएगा। और जैसे सेंटर पे आ रहा है अर्थ का मास बन रहा है जीरो, इसलिए क्या होता है, कैप स्मॉल जी जीरो बनता है। तो ये याद रखना आप, जैसे जैसे आप डेप्थ नीचे जाते जा रहे हो तो क्या हो रहा है, मास ऑफ द अर्थ डिक्रीजेस ड्यू टू, क्यों ऐसा हो रहा है, बिकॉज द अर्थ इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, द मास ऑफ द अर्थ इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड इन ऑल द डायरेक्शन, पूरे डायरेक्शन में जो मास है अर्थ का वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होने की वजह से अगर पर्सन यहाँ पे खड़ा है तो कंसिडरेशन में बस इतना मास आने वाला है, इतना पूरा नहीं आने वाला है, जहाँ पे खड़ा है उतना ही मास, यहाँ पे खड़ा है तो उसका मास इतना ही कंसिडरेशन में आने वाला है। और अगर सेंटर पे खड़ा है तो मास क्या हो रहा है, यहाँ पे ये पॉइंट पे मास क्या रहेगा, अर्थ का जीरो बन रहा है, मास अर्थ का जीरो बन रहा है, इसलिए आप बोल सकते हो कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज जीरो एट द सेंटर ऑफ द अर्थ। समझ रहा है, ये डेप्थ का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये डेप्थ से जनरेट होता है और वो है व्हाई द वैल्यू ऑफ जी इज जीरो एट द सेंटर ऑफ द अर्थ। आपको फर्स्ट ये लिखना है, फॉर्मूला लिख के आपको ये शो करना है, रेडियस तो डिक्रीज होते जा रहा है, यस द रेडियस गेट डिक्रीजेस बट द मास ऑफ द अर्थ इज आल्सो गेट डिक्रीजेस बिकॉज द मास ऑफ द अर्थ इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड इन ऑल द डायरेक्शन। मास क्या है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है ऑल डायरेक्शन में।
वे इसलिए जैसे जैसा पर्सन डेप्थ में जाते जा रहा है, मास ऑफ द अर्थ गेट डिक्रीजेस एज द पर्सन गोज टू द सेंटर ऑफ द अर्थ, द मास ऑफ द अर्थ बिकम्स जीरो। मास क्या बनता है? जीरो। Therefore the value of g is zero at the center of the earth. Important question. Okay, मतलब ये हो गया वेरिएशंस आपके पूरे। अभी ये डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट, बहुत और ये बहुत बार पूछा वाला क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट, ये भी अच्छे से करो। तो अभी देखो मास और वेट का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अभी मास का फॉर्मूला, मास इज नथिंग बट द मैटर, इट इज द मैटर प्रेजेंट इन द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में प्रेजेंट रहने वाला मैटर। आपको मैटर पता है, व्हाट इज मैटर? द सब्सटेंस एंड और द थिंग दैट ऑक्युपाइज अ स्पेस, जो भी स्पेस ऑक्युपाई करती है उसको आप मैटर बोलते हो, और मैटर प्रेजेंट इन दैट ऑब्जेक्ट इज अ मास। ओके, और वेट क्या होता है? वेट इज नथिंग बट वन ऑफ द फोर्स। वो क्या होता है? फोर्स, एक फोर्स होता है। मतलब जो W इज इक्वल टू, आप बोल सकते हो कि W इज इक्वल टू F into, sorry, but W is nothing but one of the force and F is nothing but the M mass into acceleration। यहाँ पे acceleration मिल रहा है आपको, gravitational acceleration M into G। इसलिए याद रखना डिफरेंस में फर्स्ट आफ्टर इस दोनों की डिफरेंट डेफिनेशन दिख रहा है। मास और वेट में डिफरेंस है। मास में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, बस मास एक मैटर प्रेजेंट होता है। लेकिन वेट में क्या होता है? जी प्रेजेंट होता है। वेट जब आप कैलकुलेट करते हो, आप हमेशा बोलते हो कि आपने वेट कैलकुलेट किया, यस यू आर ऑलवेज कैलकुलेटिंग द वेट, क्योंकि इसमें मल्टीप्लिकेशन होता है जी का। ओके, सो वेट इज नथिंग बट वन ऑफ द फोर्स, जो जिसका यूनिट रहता है। आपको पता है फोर्स का यूनिट क्या है? न्यूटन। इसलिए वेट का यूनिट भी न्यूटन, और मास का यूनिट क्या रहेगा आपका? केजी। मास का यूनिट क्या रहेगा? ऐसा यूनिट केजी रहने वाला। अभी ध्यान दो एक और बार यहाँ से। सो मास और वेट हो गया। अब मैंने अभी बताया कि वेट इज नथिंग बट वन ऑफ द फोर्स, यूनिट भी बता दिए। अगर आप दूसरे प्लैनेट पे जाते हो, देखो हर एक प्लैनेट का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी चेंज होता है। अर्थ का अलग है, जुपिटर का अलग रहेगा, मार्स का अलग रहेगा। ऐसे कर करके हर एक प्लैनेट का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिफरेंट रहने वाला है। तो आपका वेट अर्थ पे 40 kg होगा। The weight of yours is 40 kg on the earth, it will not be same as on the Jupiter। वो सेम नहीं रहेगा जुपिटर पे भी, क्योंकि वो उनके एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे डिपेंड है। अगर आपका मास 20 है, आपका वेट कितना है? मास 20 है लेकिन वेट कितना है? 20 इंटू 9.8। आपको पता है 9.8 जी की वैल्यू क्या है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है आपका। जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मतलब एक्सेलरेशन का यूनिट क्या है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसलिए आपका ये क्या है? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इनका मल्टीप्लिकेशन करोगे तभी जाके आपको क्या मिलता है? वेट मिलने वाला है, बराबर है। और ये बस मास है आपका, ये मास है। देखो फोर्स, वेट इज नथिंग बट मास इनटू मास में आप क्या मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो? ग्रेविटेशन। इसलिए हर एक प्लैनेट का ग्रेविटेशन अलग होने की वजह से आपका हर बार वेट अलग अलग प्लैनेट पे अलग अलग रहेगा। आपका पोल्स पे भी वेट अलग रहेगा, इक्वेटर पे वेट अलग रहेगा, क्योंकि पोल पे जी, आपने अभी देखे थे कि पोल पे जी ज्यादा आने की वजह से आप अगर पोल पे वेट कैलकुलेट करोगे तो ज्यादा मिलेगा आपको एज कंपेयर टू इक्वेटर, बिकॉज इक्वेटर पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है? कम है। तो अभी यहाँ पे देखो आप आपको एक पॉइंट तो आपने लिख लिया, डेफिनेशन लिख लेना। दूसरा पॉइंट देखो, ये क्वेश्चन बनता है आपका 2 मार्क्स के लिए। 2 मार्क्स के लिए बनना मीन्स यू हैव टू डेफिनेटली यू हैव टू राइट 4 पॉइंट्स। इट इज इम्पॉर्टेंट कि 4 पॉइंट लिखना है आपको। फर्स्ट आपने डेफिनेशन लिख लो, सेकंड आपने यूनिट ले लिया, फिर थर्ड आप क्या लिख सकते हो कि जो आप मतलब वेट है बॉडी का, इट चेंजेस एवरीवेयर, मीन्स प्लेस टू प्लेस वो चेंज हो रहा है। जैसे जहाँ पे भी आपका जी का वैल्यू चेंज होने वाला है वैसा ही आपका क्या होने वाला है? वेट चेंज होते रहता है। लेकिन मास इज सेम एवरीवेयर। आप दूसरे प्लैनेट पे भी जाओगे आपका मास सेम रहेगा लेकिन वेट सेम ही रहने वाला है। ये आपको एक याद रखना है। मतलब जैसा कि आप बोल रहे हो कि जुपिटर पे जो होता है जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। और वही आप मून पे जाओ तो मून पे अर्थ से देखो, अर्थ से जुपिटर पे जी ज़्यादा होता है, अर्थ से मून पे जी कम होता है। तो क्या होता है, जब आपने जो वेट अर्थ पे किया था
तो जुपिटर पे करोगे तो आपको अर्थ से ज़्यादा वेट मिलेगा क्योंकि यहाँ पे जी ज़्यादा है, और वही वेट आप मून पे करोगे, मैंने अभी बोल दी कि अर्थ पे जी एज कम्पेयर टू ज़्यादा है, जी ज़्यादा होने की वजह से अर्थ पे जो मास आने वाला है मून पे जी कम है, तो आपका मून पे जी क्या होने वाला है, आपका वेट कम होने वाला है। तो समझ रहा है, ये ऐसे पॉइंट्स, एक एग्जांपल भी दे सकते हो आप, जुपिटर ऐसे करके आपके 4 पॉइंट्स को आप बना देना। तो ये समझ रहा है आपको मास और वेट का डिफरेंस क्या रहने वाला है। सो हमेशा एक याद रखना, वेट गेट चेंजेस प्लेस टू प्लेस, प्लैनेट टू प्लैनेट, ओके, प्लैनेट टू प्लैनेट वेट चेंज होता है बट द मास डजंट चेंज, मास चेंज नहीं होता है क्योंकि वेट इज अ फोर्स विच हैविंग एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इन, उसमें क्या होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है, प्लेस टू प्लेस चेंज हो रही है, इसलिए आपका वेट भी प्लेस टू प्लेस चेंज होने वाला है। इतना समझ गया। उसके बाद अगेन इम्पॉर्टेंट है फ्री फॉल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है फ्री फॉल। देखो ये अच्छे से याद रखो फ्री फॉल क्या होता है, लेकिन मैं थोड़ा सा ये रब कर देती हूँ, इतना याद रखो आप, इतना तो आपको याद हो गया है अभी, तो थोड़ा सा टॉपिक्स याद रखना कि क्या क्या पढ़ना है। सो अभी फ्री फॉल देखो, मैं फ्री फॉल का बात कर रही हूँ तो मैं 2 मोशन लेती हूँ, एक अपवर्ड मोशन और एक होता है डाउनवर्ड मोशन। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये जानना, जब अपवर्ड मोशन पे कब जाएगा, अगर मेरे हाथ में एक ऑब्जेक्ट है, मैं उसको ऊपर फेंक रही हूँ तो अपवर्ड मोशन करूँ, फिर ऊपर जाके और मैं वो ऑब्जेक्ट को कैच करते हुए नीचे फेंक, क्योंकि फिर वो अपने आप नीचे आ रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि इनिशियल देखो यहाँ पे मैंने फॉर्मूला लिखा है, u is nothing but the initial velocity, ये याद रखो, v is the final velocity, t is the time period, a is the acceleration, यहाँ पे s है, s is called as the displacement, इसको ही क्या बोलते हैं आप, डिस्प्लेसमेंट। याद रखो डिस्प्लेसमेंट होना मतलब ये, अगर ऑब्जेक्ट को फेंक रहे हो यहाँ से फेंक रहे हो, यहाँ से यहाँ तक गया मतलब इतना डिस्प्लेस्ड हुआ है, वो डिस्प्लेसमेंट अपनी पोजीशन से यहाँ से यहाँ पे चेंज, तो इतना डिस्टेंस उसने कवर किया। डिस्प्लेसमेंट इज नथिंग बट द डिस्टेंस, बट डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट हैविंग द मैग्नीट्यूड एज वेल एज द डायरेक्शन एंड बट द डिस्टेंस हैविंग ओनली द मैग्नीट्यूड। डिस्टेंस मतलब ही क्या है, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड है, ओके, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड, और मैग्नीट्यूड इज नथिंग बट एक नंबर होता है, वो एक नंबर, जैसे मैं बोल रही 10 मीटर, सो 10 मीटर ऐसा बोल रही हूँ, और अगर मैं बोल रही हूँ 10 मीटर इन ईस्ट डायरेक्शन मेंशन की 10 मीटर इन वेस्ट डायरेक्शन इट इज अ डिस्प्लेसमेंट। अगर मैं सिर्फ 10 मीटर बोलूँ दैट इज अ डिस्टेंस, क्योंकि उसमें मैंने कुछ डायरेक्शन मेंशन नहीं की। इतना समझा। अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्री फॉल को आपका एक्सप्लेनेशन भी आ सकता है या फिर डेफिनेशन पूछ सकते हैं, आपको कंडीशन पूछ सकते हैं फ्री फॉल की। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करूंगी, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी। मैं इसके बाद और वीडियोस बनाऊंगी इसके रिलेटेड, तो जो अभी 9th में है अभी तो वो मेरे वीडियोस देख सकते हैं, क्योंकि मैं इसके बाद थोड़ा डिटेल्स वाले वीडियोस बनाऊंगी। अभी ये बस मैं 10th के बोर्ड एग्जाम अभी है फिलहाल, इसलिए मैं शॉर्ट में आपको डिस्क्रिप्शन दे रही हूँ। ओके, अब 9th में वाले भी बच्चे ये देख सकते हो, उनका भी थोड़ा पॉइंट्स क्लियर होगा, लेकिन डिटेल में तो नहीं होगा। लेकिन ये मैं अभी मेरे वीडियोस बनाऊंगी और पूरे डिटेल्स वाले, तो आपको वॉच कर सकते हो। ओके, अभी यहाँ पे देखो, अगर मैंने ऑब्जेक्ट नीचे है, अभी मैं सबसे पहले रहेगा यहाँ पे, मैं उसको फोर्स अप्लाई करूंगी तो ऑब्जेक्ट क्या जाने वाला है, ऊपर जाने वाला है, बराबर है। ऑब्जेक्ट ऊपर जाने के बाद वो अपने आप नीचे आने वाला है। मतलब जब भी आप ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकते हो नीचे लाते हो, 2 मोशंस होती है, उसको ही क्या बोलते हैं, अपवर्ड मोशन, और इसके ही डाउनवर्ड मोशन। और ये डाउनवर्ड मोशन ही आपकी फ्री फॉल है, याद रखना। डाउनवर्ड मोशन इज नथिंग बट द फ्री फॉल। फ्री फॉल मतलब क्या है, द ऑब्जेक्ट कमिंग डाउनवर्ड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स। वो नीचे कैसे आ रहा है, आपने ऊपर खुद ने भेजा है, आपने आपके तरफ से एक फोर्स लगा के आपने ऊपर भेजा है, लेकिन जब वो नीचे आ रहा है तो आपके फोर्स की वजह से नहीं आ रहा है, वो अर्थ के फोर्स की वजह से नीचे आ रहा है। सो फ्री फॉल इज नथिंग बट क्या हो रहा है, द डाउनवर्ड मोशन, द ऑब्जेक्ट कमिंग डाउनवर्ड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स के असर के वजह से वो नीचे आ रहा है, इसलिए उसको बोलते हैं फ्री फॉल। और फ्री फॉल कहाँ पे पॉसिबल है, कहाँ पे पॉसिबल होता है फ्री फॉल, हमेशा वैक्यूम में। वैक्यूम जब क्रिएट होता है तभी। आपने जी का फॉर्मूला देखे ना, देखो जी इज इक्वल टू क्या है, स्मॉल जी एम अपॉन आर स्क्वायर, बराबर है। अभी यहाँ पे देखो, कहीं पे भी आपको, अगर मैं यहाँ पे अर्थ की बात करूँ तो आर स्क्वायर ये वाला लो, कहीं पे दिख रहा है आपको ऑब्जेक्ट का मास दिख रहा है क्या, ये जी लिया तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ये मास ऑफ द अर्थ है,
और ये क्या है, रेडियस ऑफ द अर्थ है। स्मॉल एम दिख रहा है आपको, स्मॉल एम रहा मतलब ही क्या होता है, वो ऑब्जेक्ट किस मास होता है, किसका, ऑब्जेक्ट का। लेकिन ये जो जी है वो ऑब्जेक्ट के मास पे डिपेंड नहीं है। अगर मैं वैक्यूम में अगर एक्सपेरिमेंट करूँ तो क्या होने वाला है, मैं बड़ा पत्थर और स्मॉल पेपर का टुकड़ा लूँ तो क्या होने वाला है, दोनों भी साथ में नीचे गिरने वाले, क्योंकि जी मास पे डिपेंड नहीं है ऑब्जेक्ट, कितना भी बड़ा पत्थर हो और कितना भी हल्का ऑब्जेक्ट हो, दोनों एक साथ आने वाले हैं। बस वैक्यूम चाहिए, क्योंकि वैक्यूम नहीं है मतलब वहाँ पे ब्यूएंसी फोर्स एक्ट करेगा। ब्यूएंसी फोर्स पता है जो क्या करता है, उसको अपोज करता है, एयर अपोजिशन, उसको ही बोलते हैं रेजिस्टर। अगर आप देखो अभी आप करोगे, पेपर को फेंको आप और कोई बड़े ऑब्जेक्ट, तो बड़ा ऑब्जेक्ट पहले नीचे जाएगा और पेपर धीरे धीरे अपना महलते टहलते टहलते वो नीचे आने वाला है, तो पहले आएगा क्या, नहीं। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि अभी वैक्यूम नहीं है, यहाँ पे एयर प्रेजेंट है। वैक्यूम मतलब एयर प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, तो क्या होने वाला है, तो वो जो एयर प्रेजेंट होने की वजह से एयर क्या कर रही है, उसको अपोज कर रही है नीचे आने, ब्यूएंसी फोर्स अप्लाई कर रही है। मतलब जो पेपर के पास फोर्स है वो ब्यूएंसी फोर्स से कम होने की वजह से पेपर वो अपोज कर सक रहा है, वो ब्यूएंसी फोर्स से पेपर को अपोज कर सकता है, इसलिए वो थोड़ा लेट आएगा। लेकिन फोर्स जो बड़े हेवी ऑब्जेक्ट के पास जो फोर्स है वो ब्यूएंसी फोर्स से क्या है, ज़्यादा, इसलिए वो ऑब्जेक्ट उसको अपोज करने नहीं दे रहा और नीचे आ जा रहा है। लेकिन यही एक्सपेरिमेंट आप अगर वैक्यूम में करेंगे, यू नो व्हाट इज वैक्यूम, जहाँ पे कुछ भी प्रेजेंट नहीं होता है, एयर प्रेजेंट, अगर यही एक्सपेरिमेंट आप वैक्यूम में करोगे तो क्या होने वाला है, दोनों भी ऑब्जेक्ट साथ में नीचे गिरने वाले हैं। तो समझ रहा है, मतलब जी की वैल्यू क्या है, ऑब्जेक्ट पे डिपेंड नहीं होती। ऐसा हो सकता है, व्हाई द फ्री फॉल हैपेंस ओनली इन वैक्यूम, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। पहले फॉर्मूला लिखना और यहाँ पे शो करना कि G is not depends on the mass of the object, मास पे डिपेंड नहीं है। सो ऑब्जेक्ट भी हेवी और ऑब्जेक्ट भी लाइट, ऑब्जेक्ट हेवी रहो, लाइट या फिर हल्का रहो, कोई भी ऑब्जेक्ट रहो, तो अगर वैक्यूम क्रिएट कर रहे हो तो क्या होगा, दोनों भी ऑब्जेक्ट साथ में नीचे गिरने वाले हैं, बिकॉज नो रेजिस्टेंस, नो ब्यूएंसी फोर्स इज एक्ट ऑन दैट ऑब्जेक्ट। इतना समझा। अब देखो फ्री फॉल कहाँ पे होता है, फ्री फॉल पूरी क्लियरली कहाँ पे होता है, ओनली इन वैक्यूम। ये क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स के लिए आ सकता है, एमसीक्यूज में आ सकता है। अभी मैंने क्या बोली, अभी यहाँ पे आ जाते हैं मेन टॉपिक पे, अपवर्ड मोशन और डाउनवर्ड मोशन बोली। तो अपवर्ड मोशन मतलब आप यहाँ पे एक इनिशियली वेलोसिटी अप्लाई करोगे, कुछ तो भी वैल्यू रहेगी वो वेलोसिटी की, अप्लाई करोगे, ऑब्जेक्ट ऊपर जाएगा, ये वेलोसिटी आपकी कम 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 होते जाएगी और फाइनली आपके ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी जीरो बनेगी। उसके बाद वो डाउनवर्ड मोशन करने वाला है, बराबर है। आपने ऑब्जेक्ट को फेंके, इनिशियली कुछ फोर्स अप्लाई किए, फोर्स अप्लाई करने की वजह से बॉडी एक्सेलरेट हुई, कुछ वेलोसिटी आ गई, उसको ऑब्जेक्ट ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद वो अपने आप नीचे आने वाला है। लेकिन क्यों, क्योंकि वो पॉइंट पे आपकी वेलोसिटी क्या बन जाती है, जीरो। मतलब ये अपवर्ड मोशन के लिए इनिशियल वेलोसिटी को कुछ वैल्यू रहने वाली है, वैल्यू क्या होती है, डिक्रीज होते होते फाइनली ये इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी बन जाती है, तो ये फाइनली ये जीरो बनेगी। फिर डाउनवर्ड मोशन शुरू होगा, तो डाउनवर्ड मोशन में क्या होता है, इनिशियली ये वेलोसिटी फाइनल, अपवर्ड मोशन के लिए जो फाइनल वेलोसिटी रहती है वही डाउनवर्ड मोशन के लिए इनिशियल वेलोसिटी बनती है। और डाउनवर्ड मोशन यहाँ से शुरू होता है और यहाँ से जो मोशन शुरू हो रहा है डाउनवर्ड मोशन, दैट इज नथिंग योर फ्री फॉल। वो क्या है, फ्री फॉल। मतलब ही आपका यू जीरो रहने वाला है। अभी जब आपकी वेलोसिटी जीरो बनती है, जब आपने अप्लाई करने वाला फोर्स जब वहां पे जाके जीरो बन रहा है, तो फिर वो डाउनवर्ड मोशन करेगा, वो फ्री फॉल करेगा। मतलब डाउनवर्ड मोशन के लिए इनिशियल वेलोसिटी कितनी रहती है, जीरो। अभी जब भी ऑब्जेक्ट नीचे आने वाला है वेलोसिटी इंक्रीज होती जा रही है। क्यों ऐसा हो रहा है, बिकॉज ऑब्जेक्ट क्या हो रहा है, किसके डायरेक्शन में आ रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स। ये यहाँ पे क्यों वेलोसिटी डिक्रीज होती है, क्योंकि वो अगेंस्ट ग्रेविटी जा रहा था। आपका जो बॉल फेंका था वो ऊपर जा रहा था, ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे एक्ट होता है, आपने फर्स्ट में ही देखा है, वो क्या होता है, वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट होता है। लेकिन जैसे ये ऊपर हो रहा है तो ये उसको नीचे खींच रहा था, ये ऊपर जा रहा था, इसलिए एक पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी जीरो बनने ही वाली है। जब वो जीरो बनती है तो क्या होता है, डाउनवर्ड मोशन शुरू होता है। डाउनवर्ड मोशन नथिंग बट इज योर फ्री फॉल, यही आपका फ्री फॉल है। और फ्री फॉल के लिए याद रखना, इनिशियल वेलोसिटी जीरो होती है, ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है, मतलब ही ऑब्जेक्ट क्या, ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है, मतलब ही वो क्या हो रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स जिस डायरेक्शन में है उस डायरेक्शन में आ रहा है, इसलिए आपकी वेलोसिटी इंक्रीज होती जाती है और ये पॉइंट पे आपकी वेलोसिटी ज्यादा रहती है। इसलिए देखो बॉल आप ऊपर फेंकते हो
फिर वो ऊपर से नीचे आता है, नीचे आने के बाद भी कभी कभी वो बाउंसिंग करता है क्योंकि उसकी वेलोसिटी ज़्यादा है, बाउंस 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 करते एक पॉइंट पे रुकता है, डायरेक्ट रुकता है क्या वो नहीं, सब बाउंस बाउंस करते हुए, बिकॉज उसके पास कुछ वेलोसिटी अभी भी है इसलिए वो बाउंसिंग कर रहा है। इतना समझ गया आपको, ये है आपका फ्री फॉल। और फ्री फॉल में याद रखना u इज इक्वल टू 0 होता है, मतलब इनिशियल वेलोसिटी, और a इज इक्वल टू g, मतलब ये जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है पॉजिटिव रहती है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है मतलब a क्या हो रहा है, माइनस रहेगा क्योंकि वो अगेंस्ट ग्रेविटी जा रहा है, ऊपर जा रहा है मतलब, और यहाँ पे a इज इक्वल टू आपका g, ये कंडीशन है फ्री फॉल की, अच्छे से याद रखो क्योंकि न्यूमेरिकल्स रहते हैं जो आपको फ्री फॉल के जो ये कंडीशंस के हिसाब से आपको सॉल्व करने हैं। ओके, सो ये है आपका फ्री फॉल का कंडीशन। सो फ्री फॉल इज नथिंग बट द डाउनवर्ड मोशन एज द ऑब्जेक्ट इज कमिंग डाउनवर्ड ओनली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स, इट इज कॉल्ड द फ्री फॉल। एंड द कंडीशन फॉर द फ्री फॉल इज व्हाट, द इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू 0 एंड द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज पॉजिटिव बिकॉज द ऑब्जेक्ट इज कमिंग इन द डायरेक्शन ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स के डायरेक्शन में आ रहा है, मतलब अपोजिट जा रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स भी डायरेक्ट ये हो रहा है और ऊपर से नीचे भी ऑब्जेक्ट क्या हो रहा है, नीचे भी आ रहा है, इसलिए क्या हो रहा है, ये आपका क्या रहता है यहाँ पे पॉजिटिव, मतलब जी आपका पॉजिटिव होता है। इतना समझ गया। लास्ट टॉपिक है आपका एस्केप वेलोसिटी। एस्केप मतलब ही क्या होता है, बाहर निकलना, बराबर है भाई। एस्केप वेलोसिटी मतलब क्या है, अभी तक मैं क्या बोल रही हूँ आपको, जैसे ऑब्जेक्ट आप फेंकोगे, ऑब्जेक्ट ऊपर जाएगा नीचे आएगा, अगर आपने एक और ज्यादा फोर्स को बढ़ाया, देखो आप ये अर्थ है समझो, आप यहाँ आप कहीं पे ये अर्थ है, आप खड़े हुए हैं, आपने ऑब्जेक्ट को फेंका, ऑब्जेक्ट को फेंका नीचे आया, और एक फोर्स लगा और ऑब्जेक्ट दूर गया नीचे आया, और एक फोर्स लगा ऑब्जेक्ट और दूर गया नीचे आ रहा है, ऐसा होते जा रहा है। लेकिन एक पॉइंट ऐसा आएगा कि आपने इतनी वेलोसिटी लगा दी है कि अभी ऑब्जेक्ट नीचे नहीं आएगा, वो अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर निकल गया है, तो अभी ऑब्जेक्ट मतलब ऑर्बिटिंग करेगा उधर जाके, मतलब वो अर्थ में और वापस नहीं आएगा। दैट इज नथिंग बट योर एस्केप वेलोसिटी। मतलब आप जब देखो कभी सैटेलाइट्स वगैरह होते हैं तो वहाँ पे क्या करना पड़ता है, वो जो सैटेलाइट लॉन्चिंग करते हैं तो एस्केप वेलोसिटी रहती है, या फिर एस्केप वेलोसिटी से थोड़ा ज़्यादा वेलोसिटी में ये करते हैं। अगर यही वेलोसिटी से अगर उन्होंने कम इसमें सैटेलाइट लॉन्चिंग किया तो क्या होगा, वो सैटेलाइट अर्थ पे गिरेगा, इसलिए क्या होता है अर्थ में ही अर्थ फील्ड में कम बैक मतलब वो आ जाएगा वापस, इसलिए क्या होता है फिर ऐसा होता है कभी तो फिर वो सी में वगैरह सैटेलाइट्स को गिरा देते हैं, या फिर जहाँ पे वैकेंट प्लेसेस है कुछ खाली लैंड है वो वहाँ पे गिरा देते हैं वो। तो इसलिए जब भी लॉन्चिंग होती है तो क्या होता है, अगर आपको ऑर्बिटिंग में चाहिए, मतलब सैटेलाइट क्या करते हैं ऑर्बिटिंग करते हैं, तो अगर ऐसा चाहिए तो जो इनिशियली वेलोसिटी आपको अप्लाई करनी पड़ती है इतनी वेलोसिटी अप्लाई करना है आपको कि ऑब्जेक्ट क्या हो रहा है, अभी अर्थ फील्ड में नहीं वापस आने वाला है, वो अर्थ फील्ड से एस्केप होने वाला है। मतलब ही अगर एस्केप वेलोसिटी की डेफिनेशन आती है तो आपको कैसे स्टार्ट अप करना है, द मिनिमम इनिशियल वेलोसिटी, the minimum initial velocity applied to the object so that the object will not come back to the earth again, मतलब अभी वो object and it get escape from the earth's gravitational field, मतलब कि वो अभी earth gravitational field के बाहर चली गई और वो object अभी नीचे नहीं आने वाला है। मतलब कि आपकी escape velocity देखो, अर्थ की escape velocity 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, याद रखना अगर इतनी वेलोसिटी अगर आपने इनिशियल देखो 11.2 किलोमीटर पर एक सेकेंड में वो कितना किलोमीटर जाना चाहिए, 11.2 किलोमीटर, अगर इतनी वेलोसिटी अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो क्या हो रहा है, आपका जो भी ऑब्जेक्ट है अभी अर्थ में नहीं आने वाला है, वो अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड के बाहर निकल गया है, उसको ही बोलते हैं एस्केप हो गया वो अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड से। अगर आपको आया कि एस्केप वेलोसिटी की वैल्यू फाइंड आउट करो तो आप क्या करना, एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है √2g/r और या फिर √2gm/r² ये होता है। तो आप क्या करना, यहाँ पे क्वेश्चन आता है कभी न्यूमेरिकल्स में आता है और वो अर्थ के रिलेटेड ही एस्केप वेलोसिटी पूछी जाती है और वहाँ पे अच्छे से मेंशन किया जाता है कि वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज दिस, लेकिन वो देखो यहाँ पे दिख रहा है क्या आपके मास पे डिपेंड है करके, ये Gm/r², दिस इज द रेडियस ऑफ द अर्थ, दिस इज द मास ऑफ द अर्थ एंड इज द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ये मतलब कहीं पे मास ऑफ द ऑब्जेक्ट दिख रहा है कि नहीं, क्वेश्चन में मास ऑफ द ऑब्जेक्ट भले ही प्रेजेंट हो उसका कुछ भी यूज नहीं है, मतलब कितना भी ऑब्जेक्ट का मास रहे एस्केप वेलोसिटी इतनी रहने वाली है उसकी 11.2 किलो। मतलब आप क्या करना,
फिर अगर ऐसा क्वेश्चन आता है न्यूमेरिकल में तो वी एस्केप का अच्छे से फॉर्मूला लिख लेना, √2 GM/R²। उसके बाद पूरी वैल्यूज भी पुट कर देना। आपको जी की वैल्यू पता है 6.67 × 10⁻⁻11, एम की भी वैल्यू पता है आपको, आर की भी वैल्यू पता है, वो अच्छे से पुट करना, हल्का सा कैलकुलेशन रफ में दिखा देना और डायरेक्ट आप लिख देना 11.2 km/s। कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, तो आपको पता है एक्स के वेलोसिटी ऑफ द अर्थ इज नथिंग बट 11.2 km/s। और ये हो गया आपका एक्स के वेलोसिटी का एक्सप्रेशन। सो इतना याद रखो आप। और हाँ, ये आप याद रखो, ये आपके फॉर्मूलेज हैं, तो ये अच्छे से याद रखो। v = u + at, s = ut + ½ at², v² = u² + 2as। अभी यही फॉर्मूला का यूज करके फ्री फॉर्म में ये इक्वेशंस कैसे बनने वाले हैं, देखो ये आपकी इक्वेशंस है, तो ये अच्छे से याद रखो आप इक्वेशंस। v = ये बहुत बार आपको ये इक्वेशंस काम आते हैं आपके। सो v = u + at, s = ut + ½ at² और v² = u² + 2as। तो अभी देखो v मतलब ही फाइनल, u मतलब ही इनिशियल, s मतलब डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे मैंने बता दिया आपको। तो अभी फ्री फॉर्म में कंडीशन क्या है, u 0 रहने वाला है और a = g रहने वाला है। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट क्या बनेगा, v = ये तो 0 रहेगा, ये वाला 0 बच जाएगा। सो v = ये टर्म 0 बोला 80 रहेगा, a मतलब है आपका g, तो v = gt बनने वाला है। s = अगेन u 0 रहने वाला है, फ्री फॉल की कंडीशन ही क्या है, u 0 रहने वाला है और g बनने वाला है, ½ बनेगा। सो v² = अगेन यहाँ पे u 0 रहने वाला है, 2g के a की जगह g और s, मतलब ये फ्री फॉल के आपके इक्वेशंस बनने वाले हैं। इसको काइनेमेटिकल इक्वेशंस भी बोलते हैं। सो ये अच्छे से याद रखो आप। v = u + at, s = ut + ½ at² और v² = u² + 2as। सो ये मोशंस वाले जो आपके फॉर्मूलेज बन रहे हैं, तो ये अच्छे से याद रखो। इस पे आपके क्या होंगे, न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हो। सो ये आपका पूरा ग्रेविटेशंस का डिस्क्रिप्शन था। सो स्टूडेंट्स ये अच्छे से करो, इसमें से ही कुछ आ सकता है आपको, और जो टेक्स्ट बुक के एक्सरसाइज के क्वेश्चन है उसको अच्छे से करके रखो, ओके। और सॉल्व एग्जाम्पल के न्यूमेरिकल्स अच्छे से